तो जैसा कि कल हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था, और कल हमने बोला था कि आज हम लोग सिक्के और उनका महत्व तथा स्मारक वगैरह ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हमने 4 लेक्चर कर लिए हैं। अगर उन्हें आप लोगों ने नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, पहले जाकर आप उन वीडियो को देखिए, इसके बाद ये लेक्चर कीजिए और साथ ही नोट्स बनाते चलिए। अगर नोट्स नहीं बना रहे हैं तो फिर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये मेंस का सिलेबस है। इसे जितना पढ़ेंगे, जितना रिवाइज़ करेंगे उतना अच्छा होगा। तो पुरातात्विक स्रोत में हमारा अभिलेख कंप्लीट हो गया था। आज हम सिक्के और उसी के अंतर्गत ही आ जाता है मुद्राशास्त्र, इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सिक्कों की कुछ कहानी देख लेते हैं। इसके पीछे की स्टोरी क्या है, इनका महत्व क्या है, इसका इतिहास के अध्ययन के स्रोत में हम कहाँ तक यूज़ कर सकते हैं, तो देख लेते हैं इसका थोड़ा सा इंट्रो। तो सिक्के जो हैं वो इतिहास के पुनर्निर्माण का दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर ये दूसरा सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्रोत है तो पहला स्रोत किसे माना गया? तो पहला स्रोत जैसा कि कल हमने बताया था कि अभिलेख को जो इतिहास के पुनर्निर्माण का पुरातात्विक स्रोत में पहला स्थान दिया गया है, और इसके बाद सिक्कों को दूसरा स्थान दिया गया है। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं सिक्कों के महत्व और सिक्कों के बारे में। तो वो हम लोगों ने इंट्रो देख लिया। अब आगे, तो अभिलेखों के अतिरिक्त प्राचीन काल में विभिन्न शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों से भी प्रचुर अध्ययन सामग्री प्राप्त होती है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, जो प्रायः तांबा, चांदी, सोना, सीसा धातु के बने होते थे। इन सिक्कों से शासक का नाम, उसके साम्राज्य का प्रसार तथा उसके साम्राज्य की समृद्धि का ज्ञान हो जाता है। जैसे अगर कोई शासक सिक्का जारी करवाते थे तो उसमें अपनी फ़ोटो लगवाते थे, अपने शासनकाल का समय होता था, और उनकी धातु जो होती है वो हमें ये दर्शाती है कि उस समय की जो इकॉनमी थी, उस समय की जो आर्थिक समृद्धि थी वो किस टाइप की थी, जो वो राज्य था समृद्ध था या गरीब था। तो जैसे सोने चांदी के सिक्के हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो राज्य ज़रूर ही समृद्ध रहा होगा। तो अब आगे देखते हैं, भारत में प्राप्त प्राचीनतम सिक्कों पर कोई नाम या अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ है। जो प्राचीन काल के सिक्के हैं उन पर कोई नाम या कोई भी अभिलेख नहीं मिला है। बस वो सिक्के कुछ आकृतियों के होते थे, जैसे अर्धचंद्राकार, वृत्त, तिकोना, चार्ट आदि का चित्रण। और ये सिक्के क्या कहलाते थे? ये आहत सिक्के कहलाते थे, और ये बुद्ध के समय के सिक्के थे। इन्हें ठप्पा मार के बनाया जाता था। उत्तर पश्चिमी भारत में हिंद यवन आक्रमण के पश्चात, जब उत्तर पश्चिमी भारत में हिंद और यवन का आक्रमण हुआ, उसके बाद कुछ सिक्के प्रचलन में आए। उनमें क्या होता था, वे आकृति युक्त होते थे तथा उनमें लेख भी लिखा होता था। फिर इसके बाद परवर्ती काल में भारतीय राजतंत्रों में भी ऐसे सिक्कों का प्रचलन आरंभ हो गया था। पांचाल के मित्र शासक मालव, यौधेय आदि गण राज्यों का पूरा इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर ही लिखा गया। जो पांचाल के मित्र शासक थे, इन लोगों का जो पूरा इतिहास है वो सिर्फ सिक्कों के ही आधार पर निर्भर था। फिर अब जैसे सिक्के हैं, अब जैसे सुनेत से बहुत सारे सिक्के मिले हैं, तो किसी भी स्थान पर सिक्कों का पाया जाना ये दर्शाता है कि शायद वहाँ पर सिक्के बनाए जाते होंगे, क्योंकि वहाँ पर सिक्के बनाने के साँचे भी मिले। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रीलिम्स में भी आ चुका है। तो सुनेत जो है वो सिक्कों को बनाने वाला साँचे का केंद्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में सिक्के मिले हैं। सिक्कों पर उत्कीर्ण आकृति से कुछ घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। जैसे गुप्त शासक थे, उन्होंने अपने सिक्कों में अश्वमेघी यज्ञ प्रकार के चित्र छपवाए, उन्होंने वीणाधारी सिक्के बनवाए। तो इससे पता चलता है अश्वमेघ के बारे में और उनके संगीतज्ञ होने के बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय के चांदी के सिक्के से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसने शकों पर विजय प्राप्त की होगी, क्योंकि उस समय चांदी के सिक्के केवल पश्चिमी भारत में ही प्रचलित होते थे। अब जैसे हड़प्पा सभ्यता, उसमें जो मुद्राएं मिली वो मेसोपोटामिया में मिली। तो उन दोनों में हमें ये क्या कनेक्टिविटी देखने को मिलती है कि इन दोनों के बीच व्यापार होता होगा। तो जैसे पश्चिमी भारत के सिक्के अगर उत्तरी भारत में मिलते तो क्या पता चल जाएगा कि शायद इन लोगों के बीच में व्यापार होता रहा होगा।
गुप्त शासकों द्वारा प्राप्त सोने के सिक्के से इनके व्यापार, वाणिज्य तथा शिल्प कार्य की उन्नत व्यवस्था का पता चलता है। हमने पहले ही बताया था कि जैसे किसी के सोने या चांदी के हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उनकी व्यापार, वाणिज्य और शिल्प कार्य की उन्नत व्यवस्था अच्छी होगी। कनिष्क के सिक्कों पर अंकित विविध देवताओं के नाम व प्रतीक से कनिष्क के समय भारतीय और मध्य एशियाई संस्कृति के समन्वय के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे सिक्कों पर विविध देवता हैं के नाम दिए हुए हैं और उन तो क्या पता चलेगा कि शायद वह राज्य उस राज्य के बारे में और उसकी संस्कृति के बारे में, उसके धर्म के बारे में हमें पता चलेगा। अब आगे देखते हैं कुछ और। तो भारत में यूनानी सिक्के बड़ी संख्या में पाए गए जिन पर सुंदर व कलात्मक आकृतियाँ युक्त हैं। इन सिक्कों का जिस तरह से हमने आपको एक्सप्लेन किया, आप लोग नोट्स में उसी तरह ये सब कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमारी ये 2 टाइप के नोट्स हैं, आधा कंटेंट इसमें था, आधा कंटेंट उसमें था, लेकिन हमने आपको एक्सप्लेन करके एक लाइन से बताया है, तो आप लोग उस तरह नोट करिए, क्योंकि बिना नोट किए आप पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये मेंस है, इसको 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर इन सिक्कों के मुख्य भाग पर राजा की आकृति एवं पृष्ठ भाग पर देवता की मूर्ति अंकित है। इनके द्वारा हमें 40 से अधिक भारतीय यूनानी शासकों के बारे में पता चलता है। इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में क्या किया? शासन किया। कनिष्क के सिक्कों पर भारतीय देवताओं के अलावा शकमुनि बुद्ध की आकृति अंकित है। ये सिक्के